ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता का विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, आज के दौर में यदि कोई हमारा सच्चा साथी है तो उसे ढूंढने की बहुत आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि सच्चा साथी यदि है तो उसे कैसे ढूंढा जाए? अपने अंदर झांक के देखिए। जी हाँ, इस समय आपका आत्मबल, आपकी हिम्मत और आपका चरित्र आपका सबसे अच्छा साथी है। और यदि आपने उसे सही मायनों में ढूंढ लिया तो आपको बाहर किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बहुत भाग्यशाली हैं यदि आपके पास अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त आपको हर एक मुसीबत से निकलने का रास्ता बता देते हैं, आपको ये समझा देते हैं कि ये मुश्किल घड़ी है और इससे आपको कैसे निकलना है। जाने कैसे उनसे हम बतिया के बहुत अच्छी तरह से अपनी मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। तुम मुझे दे दो अपने गम, बेबसी दर्द का आलम। हाँ, तुम मुझे दे दो अपने गम, खामोशियाँ भी दो, तन्हाइयाँ भी दो, बेचैनियाँ भी दे दो ना। बेबसी दर्द का आलम, तुम मुझे दे दो अपने गम, खामोशियाँ भी दो, तन्हाइयाँ भी दो, बेचैनियाँ भी दे दो ना। पलकों से चुरा लूंगा नमी, रहने दूंगा ना कहीं कोई कमी। भीगी पलकों से चुरा लूंगा नमी, रहने दूंगा ना कहीं कोई कमी। मन्ना भिगोने दूंगा, अब कभी तुमको न रोने दूंगा। उलझने गम की परछाई हो दे दो मुझे अपनी तन्हाई, गुमनामियाँ भी दो, नाकामियाँ भी दो, भी दे दो ना। बिल्कुल अपने आत्मबल को ये सारी परेशानियां सौंप दीजिए और फिर निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपका आत्मबल आपको बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकालेगा और आत्मबल को बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। जी हाँ, अपने आत्मबल को बनाए रखना आपका काम है। श्रोता साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी सहायता से हमारा आत्मबल तैयार होता है। हमारा स्वस्थ रहना इसके लिए ज़रूरी है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तभी हम खुद की मदद कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण जब से हुआ है तब से हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी है। श्रोताओ,
इसी विषय में यदि हम और ज़्यादा सोचते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि भारतीय योग और आध्यात्म इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और ये भूमिका किस तरह निभाई जा सकती है, इसके लिए हमने बात की चीन में रहने वाले योग गुरु सोहन सिंह से। सोहन जी चीन में अपना एक योग केंद्र चलाते हैं, सोहन योगा के नाम से। और उन्होंने चूंकि चीन में कोरोना बीमारी को भी बहुत करीब से देखा है, चीन और भारत की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां चूंकि भिन्न हैं, और इसी कारण भारत और चीन के कोरोना संक्रमण और उससे लड़ाई को बहुत करीब से जान पाते हैं। आइए हम उनसे की गई ये बातचीत सुनते हैं। चूँकि हमने ये बातचीत व्हाट्सएप के ज़रिए की है, तो उन्होंने हमारे सवालों के जवाब रिकॉर्ड करके हमें भेजे हैं। आइए उनके रिकॉर्ड किए गए उत्तर सुनते हैं। सबसे पहले हमने उनसे पूछा था कि लॉकडाउन चीन में कैसे लगाया गया और किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं दक्षिण चीन के फुजियन प्रांत में शामिन शहर में हूँ। कोरोना महामारी चीन से ही फैली है पूरे विश्व में। इस महामारी के शुरू होने से मध्य तक और इसके कंट्रोल में आने तक मैं चीन में ही हूँ। वर्तमान में इसी शहर में हूँ। ये महामारी जब फैलना शुरू हुई और सरकार को जब इसकी संपूर्ण जानकारी हुई, तो जो पहला जो कदम सरकार ने उठाया वो ये था कि कंप्लीट लॉकडाउन। आपको समझना होगा कंप्लीट लॉकडाउन के मायने क्या हैं। हर शहर को दूसरे शहर से काट दिया गया था। सड़क के रास्ते, हवाई रास्ते और ट्रेन के रास्ते। कोई शहर में एंटर नहीं कर सकता है। जो जिस शहर में था वहीं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, वो किसी भी क्लास से आता हो, तो एक शहर का आदमी दूसरे शहर में नहीं गया। अब यहाँ पर जो नियम कायदे कानून होते हैं उनको फॉलो लोग करते हैं। यहाँ पे महामारी हो या राष्ट्रीय आपदा से व्यंग नहीं होता है। जिस हिसाब से इनकी शिक्षा और जो मानसिक जो कंडीशनिंग होती है वो ये है कि यदि राष्ट्र ने हमें किसी काम के लिए एक साथ आने को कहा है तो वो फिर अपने पर्सनल प्रश्न एक तरफ रख दिए जाते हैं, फिर एकजुट होके उस महामारी से लड़ा जाता है। तो यहाँ पे जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो जैसे मैं 45 दिन लॉकडाउन में रहा हूँ और 45 दिन में केवल 6 बार घर से निकला था, वो भी खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए, और पुनः घर में वापस। जब बाहर निकलते हैं तो बिल्डिंग के नीचे आपका टेम्परेचर लिया जाता है, फिर जो सोसाइटी है उसके गेट पे लिया जाता है, फिर आप जिस दुकान में कुछ खरीदारी के लिए जाते हैं भोजन की, तो वहाँ आपकी किस थर्मल स्क्रीनिंग होती है, और फिर जब लौट के आते हैं तो यही प्रोसीजर पूरा रिपीट होता है। तो 45 दिन का जो लॉकडाउन था उसमें कोई बाहर नहीं था। यदि आपको बाहर जाना है तो आपके पास कारण होना चाहिए। यदि किसी को एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है तो उसके लिए प्रॉपर पास आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सामाजिक सहभागिता जो थी, जो सपोर्ट था सरकार के लिए, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही पावरफुल था। अब इसमें सरकार की एक और चीज़ हमें देखना पड़ेगी यहाँ चीन में, कि जो सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं लोगों के लिए या दिए थे उस महामारी के शुरू में और मध्य में, उसमें लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, कोई दुविधा नहीं थी कि ये क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और जो भी माध्यम सरकार के पास थे, सभी से लोगों तक बहुत ही सरल भाषा में इंस्ट्रक्शन लोगों को प्रोवाइड किए गए कि लोग इसको ठीक से फॉलो कर सकें। कुछ नियम कायदे कानून बनाए नए कि इसको फैलने से रोका जा सके और ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से इसको ठीक से कंट्रोल किया जा सके। हमने सोहन जी से पूछा कि लॉकडाउन के दौर में शारीरिक और मानसिक व्याधियों से बचने के लिए योग किस तरह सहायक है। लॉकडाउन के समय में काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है शारीरिक और मानसिक तौर पे खुद को स्वस्थ रखना, लेकिन समस्त भारत के पास एक अनूठी विद्या है, वो है योग। योग के माध्यम से हम अपनी धनात्मकता बनाए रहते हैं।
तो रोज़ यदि 10 से 15 मिनट का एक योगा अभ्यास प्राणायाम कर लिया जाए तो जीवन में एक धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और नकारात्मकता आपको नहीं घेरती है। मैं ये कोई किताब से उठा के आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं एक योग शिक्षक हूँ और इसी माध्यम से मैंने लॉकडाउन को यहाँ पे व्यतीत किया है, रोज़ योगा करके, और एक धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह मेरे जीवन में बना रहा है। तो योग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन आपको करना शुरू करना पड़ेगा। सोहन जी, क्या चीन में भी योगाभ्यास का सहारा लिया गया? चीन में इस महामारी के दौरान योग की जो विश्वसनीयता है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। मेरी जो फैंस फॉलोइंग है या यहाँ पे जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू मैंने और मेरे जैसे ऐसे हज़ारों योगा में जो लोग हैं उन्होंने योग को आगे बढ़ाया। यहाँ पे नेशनल टीवी पे गवर्नमेंट ने योगा को टेलीकास्ट किया। जो डॉक्टर्स फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स थे उनको रोज़ एक 5 से 10 मिनट का एक योगा अभ्यास कराया जाता था कि वो अपनी सुरक्षा में कोई गलती ना कर पाएँ। और चूँकि रेस्ट उतना मिल नहीं पाता है तो जो भी शांति बनानी है मानसिक, उसका प्रवाह बना रहे, तो योग उसमें बहुत सार्थक साबित हुआ है। बहुत बड़ी उपयोगिता सामने आई है और सरकार ने ये घोषणा की है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कि योग एक सबसे अच्छा माध्यम है जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। सोहन जी, भारत चूंकि आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला देश है, तो क्या कोई संबल इस दिशा में तलाशा जाना चाहिए? भारत के पास एक अद्भुत आध्यात्मिक संपदा है, लेकिन हमें इस संपदा का धनात्मक उपयोग करना होगा। आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक दृष्टि किसी भी चीज़ को उसकी संपूर्ण पराकाष्ठा में स्वीकारने का साहस देती है। जब हम किसी भी आपदा, किसी भी परेशानी को स्वीकार लेते हैं तो हमें मानसिक तौर पर भीतर से वो शक्ति मिलती है कि हम उसके हल की ओर बढ़ सकें, उसके निदान को तलाशने की तरफ जा सकें। तो हमें शांत रखना है अपने आप को, योग के माध्यम से अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है और भीतर एक शांति का आवाहन करना है कि हम कोई हल ढूंढ सकें इसका। चूंकि भारत आपका अपना देश है, तो यहाँ लोगों को कौन सी मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए आगे की परिस्थितियों का मुकाबला करना होगा? निजी तौर पर बहुत चिंतित हूँ अपने देश के लिए और अपने देश के लोगों के लिए, क्योंकि ये महामारी कोई सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक भिन्नता नहीं देखती है। आप कोई भी हो, कितना भी आपके पास सामर्थ्य हो, कितना भी आपके पास धन, संपदा, वैभव कुछ भी हो, ये सभी को एक सा ट्रीट करती है ये महामारी। भारत में आर्थिक रूप से काफ़ी बटे हुए हैं हम लोग, धार्मिक रूप से बटे हुए हैं, खंड खंड होते ही चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपदा के समय में भी हमें अखंड होना संभव नहीं लगता है। ऐसे लगता है कि जब देश के लिए एक होने की बात आती है तब भी हमें टूटने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो चिंतित हूँ देश के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि ये व्यंग नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आपके पास धन, संपदा, वैभव सब कुछ है तो आपको नहीं होगा, या आप गरीब हैं, कुछ नहीं है तो आपको तो हो ही जाएगा। ये बहुत ही सीरियस चीज़ है। तो बेस्ट यही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बनाए रखें, मास्क लगाएं, एजुकेट करें अपने आसपास के लोगों को बताएं कि ये क्या है और ये लॉकडाउन के मायने क्या हैं, सामाजिक डिस्टेंसिंग क्यों करना है। बच्चों को बताएं, बुजुर्गों को बताएं, समझाने की कोशिश करें। और धीरे धीरे जब हम एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बना ले जाएंगे आसपास, तो ये डिस्टेंसिंग, ये लॉकडाउन ठीक से हो सकेगा। वरना
यदि इसका सोशल ट्रांसमिशन हो गया, सोसाइटी में यदि ट्रांसमिशन हो गया, तो ये इतना भयानक है कि कल्पना नहीं कर सकते हैं लोग। मैं इसके मध्य में हूँ और मैंने जो देखा है उसको शब्दों में बयान करते समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसको ध्यान से जो भी नियम हैं उनका पालन करना है और खुद की रक्षा करनी है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर भरोसा करें, माइंडसेट धनात्मक बना के रखें अपना। ये समय तर्क वितर्क या कुतर्क का नहीं है। हमें भरोसा रखना होगा अपनी अनेकता में एकता का। हमें धनात्मक माइंडसेट से चलना होगा। मेरा एक शेर है कि क्या हो और क्या समझ बैठे हो, क्या हो और क्या समझ बैठे हो, समंदर हो खुद को तालाब समझ बैठे हो। हमें भरोसा करना होगा अपने स्किल सेट पे, हमें भरोसा करना होगा अपनी सामर्थ्य में। और ये समय है, ये गुजर जाएगा, इसके आगे भी जीवन होगा, इसके आगे भी चीज़ें होंगी। लेकिन हाँ, ये जो कठिन समय है ये हमें सामाजिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, इसी प्रार्थना के साथ नमस्कार। आप थे सोहन सिंह। आपने हमें बताया कि किस तरह से योगाभ्यास और आध्यात्मिक चिंतन हमें स्वस्थ बना सकता है। श्रोताओं, मुसीबतें जब एवरेस्ट हों तो हौसलों का आसमान हो जाना होता है। जीत तभी तय होती है जब बिना रुके चलते रहा जाए। अपनी जिद को जीत में बदलने का नाम है मेघा परमार। मेघा 25 वर्षीय उस युवा साहस का नाम है जिसने न सिर्फ एवरेस्ट फतह की है बल्कि सातों महाद्वीप के हर ऊंचे पर्वत शिखर को छूना चाहती है। इरादे जितने मजबूत हैं कि रास्ते में आई कठिनाई को इस तरह बदल देना चाहती है कि वो कठिनाइयां किसी और के रास्ते में ना आ पाएं। दुनिया को खूबसूरत बनाने की चाहत रखने वाली मध्य प्रदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर मेघा परमार से हमने बात की। आइए सुनते हैं ये बातचीत। श्रोता साथियों, इस समय हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश की पहली महिला जिसने एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की, मेघा परमार। मेघा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी मेरा जय हिंद, नमस्ते। मेघा, आज हम अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, आप श्रोताओं तक पहुंच रही हैं और कल यानी 22 मई को 1 साल पूरा हो जाएगा आपकी एवरेस्ट फतह को। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं अभी यदि 1 साल पीछे मुड़ के अपने आप को कई दफा सोचती हूँ तो मुझे याद आता है कि इस समय तो मैं पहाड़ पे चढ़ रही थी और जिंदगी और मौत से बीच में कई दफा लड़ रही थी और पता नहीं कब पहाड़ पे एवलांच आ जाएगा, समिट होगा या नहीं होगा, वेदर खराब ना हो जाए। इन सब ख्यालों के बाद लगातार कंटिन्यू एक एक कदम 18 घंटे की क्लाइंबिंग कर रही थी। मेघा, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर कैसा फील हो रहा था, हमारे श्रोताओं को बताइए। जब आप दुनिया की सबसे ऊंची टॉप पर होते हो तो एक सुपर पावर का फील कर पाते हो। और जब मैं पहुंची थी तो ऐसा लग रहा था कि मतलब चिल्ला चिल्ला के सबको बताऊं कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे हूँ। और आज ही मेरे रोम खड़े खड़े हो जाते हैं क्योंकि जब आप इंडिया का फ्लैग लेके खड़े हुए होते हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप मध्य प्रदेश की पहली नारी शक्ति हो। और उस समय मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं सारी चीजों को अपनी आंखों में समेट लूं। वहां से दुनिया के सारे पहाड़ एकदम छोटे छोटे से नजर आते हैं। हम किताबों में पढ़ते हैं कि दुनिया गोल है, पर वहाँ असलियत में कर्व सा दिखाई देता है जो बताता है हाँ सच में दुनिया गोल है। और इंद्रधनुष आपने एक छोटा सा देखा होगा, वहां जब भोर के समय में गई थी तो सारे के सारे जितने भी माउंटेन के आसपास के जितने भी वो थे वो सब इंद्रधनुषी रंग का पूरा आसमान दिख रहा था, एकदम अलग। तो मैं उस समय सिर्फ एक ही गाना मुझे याद आ रहा था कि आज मैं ऊपर आसमानी से ऊपर, या तो आसमान है या भगवान है। मेघा, उस पर्वत की चोटी पर पहुंचकर इतना सब महसूस किया, पीछे का संघर्ष जो है वो आप बिल्कुल नहीं भूली। सिर्फ 24 साल की उम्र में एवरेस्ट फतह कर लेना, क्या कारण है कि इतनी कम उम्र में आप एवरेस्ट फतह कर पाई? जिद कह सकते हैं मैम, या सबकी दुआएं कह सकते हैं, या ऊपर वाले का आशीर्वाद, किस्मत, बहुत सारे नाम होते हैं इस चीज के। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं बहुत जिद्दी हूँ,
उसी जिद की वजह से मैंने बहुत बचपन में मम्मी की चप्पलें खाई हैं और अभी उसी जिद की वजह से मैं एवरेस्ट टॉप पे पहुंच पाई हूँ। तो मैं लोगों को भी यही बोलूंगी, हो सकता है जो आपकी कमी हो वही आपकी ताकत हो, बस उसे सही दिशा में लेके जाने की जरूरत होती है। तो एवरेस्ट में काफी हद तक ये था कि मेरा अंदर से एक ही डायलॉग था कि जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं, फिर चाहे जो हो जाए। वही मेरी जिद थी जिसने मुझे वहां तक पहुंचाया। एवरेस्ट तक ही आप रुके नहीं, देश दुनिया के और बहुत सारे पर्वतों को फतह करने की तमन्ना रखते हैं। बताइए हमारे श्रोताओं को कि क्या तमन्नाएं हैं और कितना पूरा कर चुकी हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। तो दुनिया के 7 महाद्वीप के भी सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जिन्हें 7 समिट कहा जाता है। तो मुझे 7 समिट कंप्लीट करना है। उसमें से मैं 7 में से 4 महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वतों को फतह कर चुकी हूँ और इसने मेरे अंदर का बहुत बड़ा भ्रम तोड़ा मैम। हुआ ये था कि पहले मैं सोचती थी अरे अब तो अपन ने एवरेस्ट क्लाइम कर लिया, अब तो अपन कुछ भी कर लेंगे। पर जैसे हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है ना, जैसे हर पहाड़ अपने आप में अलग होता है। तो मैं एल्ब्रूज गई तो वहाँ मौसम ऐसे चुटकियों में चेंज होता था। कभी स्नोफॉल हो जाता था, कभी बहुत तेज धूप हो जाती थी, कभी बहुत तेज विंड, कभी बहुत तेज ठंडा। तो वहाँ डिफरेंट चैलेंजेस है कि आप जैकेट उतारोगे, पहनोगे या रखोगे, क्या करोगे। वहीं यदि हम किलिमंजारो जाते हैं तो पूरा रॉकी माउंटेन में, तो वहाँ ये होता है कि वहाँ पे बहुत तेज तूफान जैसा आता है विंड का, वो आप कैसे हैंडल करोगे। अकंगो आप पे पत्थर गिर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट चैलेंजेस मुझे हर समिट पे देखने को मिले और उसने मेरा अंदर का बहुत बड़ा भ्रम तोड़ा। आगे मेरे कुछ और समिट बचे हैं। मैं आप सभी श्रोताओं से कहूंगी कि मेरे लिए दुआ करें, वो सक्सेसफुल हो। हम सब दुआएं भी करते हैं और आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। और जो ये आपकी जिद है ना, ये आपको 7 सबमिट करने से रोक नहीं सकती। मेघा, इतने सारे सपने आपके हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे काम आप कर रही हैं। मध्य प्रदेश के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके तौर पर क्या काम कर रही हैं, हमें बताएं। मतलब मैं कोशिश करती हूँ मैम, मैं अपनी उम्र की लड़कियां हुई या जितनी भी बच्चियां हैं उनको अवेयर करने की कोशिश करती हूँ, उनके पेरेंट्स को अवेयर करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं हमेशा हर बच्ची के पेरेंट्स से बोलती हूँ कि उन्हें थोड़ी सी आजादी दीजिए और वो जिस क्षेत्र में अच्छी उस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, सपोर्ट कीजिए आप। और बच्चियों को भी मैं जो मेरे पापा ने मुझे लाइन कही थी कि हमेशा कि बेटा तू जो भी कर दे बस याद सोच के कर दे कि तू जो भी करेगी उसको असर हमारी जिंदगी पे पड़ेगा। मैं हर बच्ची को भी यही लाइन बोलती हूँ कि जो भी करते हो वो सिर्फ आप अकेले नहीं करते, उसका असर आपके परिवार पे होगा, आपके पेरेंट्स पे होगा, आपके समाज पे होगा, आपका देश पे होगा। जब हम ये चीज सोच लेते हैं अपने आप हम बहुत सही दिशा में लग जाते हैं। और बच्चियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर तो अधिकतर मैं कॉलेजेस में जाती हूँ। तो मैं वहाँ बच्चियों को जो आजकल जो समाज में सबसे ज्यादा होता है, ब्लैकमेलिंग हो जाती है बच्चियों की छोटी छोटी उम्र में, तो उसके ऊपर मैं काम करती हूँ। हमेशा बच्चियों को बोलती हूँ कि पहला कदम ही सुरक्षा है। आप उस व्यक्ति को पहले कदम पे ही रोकिए ताकि उसकी हिम्मत और ना बढ़े। और मैं मासिक धर्म के ऊपर भी काम कर रही हूँ मैम, क्योंकि अभी के समय में बहुत ज्यादा जरूरत है अवेयर होने के लिए। और कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि हम कपड़े की जगह पैड यूज कर सकते हैं, टैम्पॉन यूज कर सकते हैं, कप यूज कर सकते हैं। इस सब चीजों की मैं उनको जानकारी देती हूँ और जितना हो सकता है मैं बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ। साइबर क्राइम से बचने के लिए लड़कियों को आप प्रेरित तो कर रही हैं, क्या सिर्फ लड़कियों को इससे अवेयर करने की जरूरत है? जो लड़के हैं उनको भी तो इस बारे में कुछ न कुछ समझाइश दी जानी चाहिए। मैं भी इसका बिल्कुल वो मानती हूँ मैम कि जो हमें स्टार्टिंग में घर से स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं जब महिला बाल विकास के साथ काम करती हूँ या मैं अपने गांव में करती हूँ तो समानता की भावना ही लाना सबसे जरूरी होता है स्टार्टिंग में, तभी ये चेंज होती है। ना हमेशा बच्चा सोचता है बच्चा बड़े होते से ही कि मैं लड़का हूँ मैं लड़का हूँ लड़का हूँ, तो जैसे माहौल में होता है वैसे वैसे उसकी दिमाग में चीजें ढल जाती है। तो हम जब बच्चियों का जन्म होता है तो जैसे बच्चों का जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट होता है लड़के होते हैं तब, वैसे ही हमारे आसपास के सभी गांव में हम लड़कियों का भी जन्मदिन वैसे ही सेलिब्रेट करवाते हैं। जिससे ये होता है कि पहले दिन से ही जब वो पैदा होती है तभी से समानता स्टार्ट हो जाती है। तो आने वाले समय में ना उससे फिर पढ़ाई में भेदभाव किया जाएगा, ना खान पान में भेदभाव किया जाएगा, और जो उसकी परवरिश होगी उसमें भेदभाव किया जाएगा। तो स्टार्टिंग से ही जो चीजें सुधार होनी चाहिए वहीं से हम काम करना शुरू। आपने अपने गांव में पेड़ लगाने की शुरुआत की है, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जब मैं एवरेस्ट पे गई थी तो मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया था, तब मुझे पता चला था कि ऑक्सीजन कितनी
कितनी कीमती है। एक एक सांस कितनी जरूरी है हम लोगों के लिए। यहाँ हम कितनी भी सांस ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम बैठे बिठाए कितनी बार सांस ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। वहाँ जब एक सांस की जरूरत पड़ रही थी, वो आ नहीं रही थी, तब पता चला था कि कितनी जरूरी है ऑक्सीजन और पेड़ लगाना कितना जरूरी है। तो जब मैं जिंदा वापस आई वहाँ से, उसके बाद मैंने इसी पे काम करना शुरू किया। तो मेरे गांव में करीबन 5,000 से ज्यादा मेरे ही गांव वालों ने पेड़ लगाए और उसके तहत मैंने उनको ऐसे अवेयर किया था कि आप सागौन के पेड़ लगाओगे तो आने वाले समय में आपको ये काम आएगा, बांस के पेड़ लगाओगे तो आपको आने वाले समय में ये बहुत काम आएगा, सुरजना के पेड़ लगाएंगे तो ये काम आएगा। गांव के लोग बड़े भोले होते हैं मैम, उनको बताना पड़ता है आपको कि आपका इसमें ये फायदा हो, ये आगे जाके कितना काम आएगा, उनको पता नहीं होता है ना। तो जब आप उनको बताते हो तो वो उनकी केयर एकदम छोटे बच्चे की तरह करते हैं। मेरी ग्राम पंचायत यदि ऐसे बहुत अच्छे से काम करने लग गई थी, तो अभी वो आने वाले समय में मध्य प्रदेश की पहली ग्रीन पंचायत बन जाएगी। इसकी हर जगह सराहना हो रही है। और अभी फिर से बारिश आने वाली है, तो हम इस साल भी काफी मात्रा में पेड़ लगाएंगे। बारिश आने वाली है, न सिर्फ आपके गांव में बल्कि जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो भी कोशिश करें कि अपने गांव में पेड़ लगाने की परंपरा की शुरुआत करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जिससे कि हमारा पर्यावरण जो है वो बच सके। मेघा, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी हमारे देश में, तभी से आपने इसके लिए भी बहुत कुछ करना शुरू किया था। ये शुरुआत कैसे हुई थी? ये फेस मास्क और फेस शील्ड बनाना कैसे शुरू किया और किस तरह से आपको सहयोग मिला, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जो स्किन शीट मास्क था, जिसे आप फेस शील्ड के नाम से जान रहे हैं आप सब, ये इनोवेशन हमारे साथ, मेरे साथ जो क्लाइंट किए थे, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट माउंटेन, मध्य प्रदेश के पहले पुरुष शोभितनाथ शर्मा सर, उनका ही आइडिया था। डेली इंटरनेट पर बहुत कुछ देखते रहते हैं और हम भी टीवी देखते रहते हैं। हम जो विदेशों में देख रहे थे उस समय, क्योंकि जब कोरोना इंटर ही किया था भारत में, तो वहाँ एक शीट वो फेस के सामने लगाकर इस्तेमाल कर रहे थे और हम उसी समय भारत में देख रहे थे कि हमारे सबसे ज्यादा जो असली हीरो हैं, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, उन सबको सबसे ज्यादा कोरोना का असर हो रहा था उनके ऊपर। तो हमें लगा था कि हम सब तो घर में बैठे सुरक्षित है, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये आइडिया सर को आया था। फिर मैंने उसमें उनकी मदद करवाई थी। फिर हम लोगों ने ये देश का पहला स्किन शीट मास्क बनाया था, जिसे हमने पुलिस विभाग को डोनेट किया था, डॉक्टर्स को डोनेट किया था, जो डॉक्टर्स ने पहना, नगर निगम के कर्मचारियों को डोनेट किया था, उन सभी ने पहना। और अभी देश में इसे 2100 लोग बना रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और ये कैसे बनाते थे आप लोग शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में बहुत दिक्कतें आई थी मैम। जैसे स्टेशनरी की दुकानें नहीं खुली थी उस समय, तो स्टेशनरी की शॉप खुलवाई, रात भर बैठ के फॉर्म काटा। तो इसमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती, स्टेशनरी की चंद सामान, जो मात्र 10 रुपए में बन के तैयार हो जाता है ये मास्क, जहाँ 200 या 300 रुपए में बनता है। तो उसमें आपको लगता है एक पारदर्शी जो पॉलिस्टर फाइल होती है, जो हम डॉक्यूमेंट्स को संभालने के लिए लगाते हैं ऊपर, वो फिर एक टेप जो होती है, वो इलास्टिक टेप, और फिर फोम और डबल साइड टेप और स्टेपलर। और फिर ये बनके जब रेडी हो जाता है तो आप इसे सिर से पहन सकते हैं। पूरा कवर करता है आपके पूरे फेस को। और हर दिन आप इसे सैनिटाइजर से साफ करके महीनों, हफ्तों, कई दिनों तक यूज कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने खांसेगा या छींकेगा या बात करेगा, तो वो डायरेक्ट ना आपकी चीजें उस तक पहुंचेंगी, ना उसकी चीजें आप तक पहुंचेंगी, तो आप दोनों सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा अभी फेस मास्क जो लोग दूसरे बना रहे हैं, उनको किस तरह से मदद कर रही हैं? अभी मेरा 22 तारीख को मैम एवरेस्ट समिट के हुए पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे हम और जो हमारे सर हैं, उनकी तरफ से जो मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं, जिनके ग्राम में समूह बने, उनके द्वारा जो मास्क बनाए जा रहे हैं, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी कि सूती कपड़े के यदि वो मास्क बनाएंगी तो मध्य प्रदेश सरकार जी ने खरीद रही है। वही मास्क हम उनसे लेके अब जो स्लम एरिया है, जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, वहाँ डोनेट करने के लिए आज ही लिए हैं। और हम से 22 तारीख को डोनेट भी करने वाले हैं, ताकि जरूरतमंदों तक चीज पहुंचे और जिन्होंने बनाया है उन तक जरूरत वाली राशि पहुंचे। तो ये आपने अपनी तरफ से खरीदे हैं, सरकारी कोई धनराशि आपको नहीं मिली है? नहीं, ये हम लोगों की पॉकेट मनी से लिए मैम। और जो हमने मास्क भी बनाए थे, वो अपनी पॉकेट मनी से बनाए थे। यदि हम इस कठिन परिस्थिति में यूज नहीं करेंगे तो कब करेंगे, फिर अपनों की मदद नहीं करेंगे तो। बिल्कुल सही बात है। इस मुश्किल परिस्थिति में हमारे श्रोताओं के लिए कुछ कहना चाहती हैं?
मैं यही कहूंगी, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और हम पहले बोलते थे समय नहीं है, समय नहीं है। ऐसा नहीं समझिए कि ये लॉकडाउन और ये सब चीजें आपके लिए जेल है। ये सोचिए कि ये अवसर है हमें अपनों के समय बिताने का, खुद के साथ समय बिताने का। हमारे पुराने बहुत सारी चीजें थी जो छूट गई थी। मान लो आप कैमरे से फोटोग्राफी का शौक करते हैं, पेंटिंग का शौक रखते हैं, गाने का शौक रखते हैं, या खाना बनाने का शौक रखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो रुकी हुई होती है, तो वो फिर से शुरू करके क्यों ना एक अपने हुनर को नहीं पहचान दे। अपनों को समझे, अपने को समझे, अपना ख्याल रखे, अपनों का ख्याल रखे, बस। मेघा, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके आने वाले जो 7 समिट आप करना चाहती हैं उसके लिए, हमारी तरफ से भी, हमारे श्रोताओं की तरफ से भी। थैंक यू सो मच मैम। और मैं चाहती हूँ कि हमारा मध्य प्रदेश हर चीज में टॉप में आता है, तो अब एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी मध्य प्रदेश टॉप नंबर 1 लेवल पे आए। इसी के लिए मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ। अब नई जितनी भी लाइनें हम खड़ी करेंगे, उन सबको भी चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश में एडवेंचर को प्रमोट करें और टॉप पे मध्य प्रदेश एडवेंचर की फील्ड में पहुंचे। तो मेघा, आपको बहुत शुभकामनाएं और बहुत दुआएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। आप थी मेघा परमार, एवरेस्ट विजेता, मध्य प्रदेश की पहली महिला। श्रोता साथियों, हिम्मत और हौसलों का दामन थामे रहिए, अधिक से अधिक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अब अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। है तुम मुझे दे दो अपने गम, हाँ बेबसी दर्द का आलम। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर यह विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।